हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर में मैं डिस्कस करूँगा मार्केट फेलियर क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। और ये टॉपिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर आता है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो मार्केट फेलियर होता क्या है? अ नेसेसरी कंडीशन for the maximization of social welfare, that is achievement of Pareto optimality in exchange and production in a free economy, is the existence of perfect competition in both प्रोडक्ट एंड इनपुट मार्केट्स। अगर हमने प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को अटेन करना है, मैक्सिमम वेलफेयर अटेन करनी है, तो उसका मेन कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए इकोनॉमी में। और जो इकोनॉमी के जो बाकी सारे मार्केट्स हैं, प्रोडक्ट मार्केट या इनपुट मार्केट, उन सब में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। मगर असल ज़िंदगी में परफेक्ट कंपटीशन तो होता नहीं है, ठीक है। बट परफेक्ट कंपटीशन एज एनविसाज्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। असल ज़िंदगी में कहाँ मिलता है परफेक्ट कंपटीशन? अगर आपको नहीं पता परफेक्ट कंपटीशन क्या है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ फुल चैप्टर शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। मोस्ट मार्केट्स आर इम्परफेक्ट करेक्टराइज्ड बाय मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोलीज। तो ज़्यादातर मार्केट्स में जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, और कुछ मार्केट में शायद कहीं कहीं मोनोपली भी एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर market fails to ensure optimum allocation of goods between the consumers, optimum allocation of factor inputs between various productive activities and optimum distribution of incomes। तो जब perfect competition ही नहीं होगा तो allocation of resources अच्छी तरीके से नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो consumers, producers और overall जो resource distribution है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा classical theory का मानना था। Due to imperfectness of the market system, markets fail to ensure optimal allocation of resources। तो जब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो मार्केट फेल कर जाती हैं, वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूज़ नहीं कर पाती, ठीक है। तो उस सिचुएशन को मार्केट फेलियर कहते हैं, जब मार्केट अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज ना कर पाए। दिस इज़ कॉल्ड द मार्केट फेलियर्स। इसको मार्केट फेलियर्स कहा जाता है। द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट फेलियर्स आर एज अंडर। तो इन 4 फैक्टर्स को मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको एक एक अलग पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस मार्केट फेलियर इन केस ऑफ मोनोपोली पावर, या डिस्कस मार्केट फेलियर इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन या मार्केट इन्फॉर्मेशन, या एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेलियर कैसे होता है, या एक्सटर्नैलिटीज़ के केस में कैसे होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर एंड मार्केट फेलियर। तो जब भी किसी कंपनी की मोनोपोली पावर बढ़ जाती है तो मार्केट फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन तो मेन अजम्पशन है इसकी, जो प्रेटो ऑप्टिमैलिटी की। Monopolies in product markets grow over time for such reasons like patent rights, legal restrictions, efficiency, mergers and takeovers, etc. तो over the period of time अगर perfect competition ख़त्म होता जा रहा है और monopolies बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी मेन वजह ये हो सकती है कि जिन कंपनीज़ की monopoly है उनके पास patent rights हैं, या legal restrictions है कि बाकी कंपनियाँ वो सामान नहीं बना सकती, या वो कंपनियाँ efficient बहुत ज़्यादा है, दूसरी कंपनियों को वो सामान बनाना महंगा पड़ रहा है, या मर्जर्स एंड टेकओवर्स कर करके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट उसके कंपटीशन में जो भी आता था उसको खरीद के इतना बड़ा हो गया। समझ गए बात? इन इनपुट मार्केट्स especially in the labor markets, monopoly power grow due to politicization of the labor force and formation of labor unions। तो जो इनपुट मार्केट्स हैं वहाँ पे लेबर यूनियंस बन जाती हैं, तो वो भी अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। अब जब लेबर यूनियन बन जाती है तो क्या क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग पे क्या असर होता है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर्स डिस्टॉर्ट्स द कॉम्पिटिटिव structure of the markets, which results in inefficient allocation of resources among the industries and of consumer goods among the consumers। तो जब भी मोनोपोली पावर ग्रो होती है तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देती है, और इससे जो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो नहीं हो पाते। तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं कंज्यूमर मार्केट में भी और इनपुट मार्केट में भी। हाउ मोनोपोली पावर इन प्रोडक्ट मार्केट्स कॉज फेलियर इज डिस्कस्ड एज अंडर। तो मार्केट मोनोपोली पावर की वजह से कैसे कैसे जो प्रोडक्ट मार्केट है उसमें मार्केट फेल कर जाती है वो मैंने नीचे डिस्कस किया हुआ है। लेट अस सपोज दैट फूड मार्केट रिमेन्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वाइल क्लोथिंग मार्केट इज़ मोनोपलाइज। तो हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो फूड मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मगर जो क्लोथिंग कपड़े की जो मार्केट है वहाँ पे मोनोपली है। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव
फूड मार्केट, तो परफेक्ट कंपटीशन का तो आपको पता ना, P इज इक्वल्स टू MC। तो प्राइस ऑफ फूड, PF मतलब प्राइस ऑफ फूड इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फूड। इन मोनोपोलाइज्ड क्लोथिंग मार्केट हाउएवर द प्राइस ऑफ द क्लोथ इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो जो प्राइस ऑफ क्लोथ है PC मतलब प्राइस ऑफ क्लोथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ क्लोथ। तो जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो P इज इक्वल टू MC होगा, जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तो P इज ग्रेटर देन MC होगा। एंड मोनोपोली आउटपुट इज लोअर देन द कॉम्पिटिटिव आउटपुट। तो जो मोनोपोली आउटपुट होती है वो कॉम्पिटिटिव आउटपुट से कम होती है। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव आउटपुट और प्राइस में क्या है डिफरेंसेस, इनमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है विद डायग्राम के मोनोपोली वाले माल भी कम बनाते हैं और महंगा बेचते हैं, और कंपटीशन वाले परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइसेस हैं वो सस्ते रहते हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना। दिस मीन्स इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ड्यू टू मोनोपोली पावर। तो जब भी मोनोपोली पावर आती है या मोनोपोली आ जाती है तो उसमें इनएफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि माल भी कम बनता है और बिकता भी महंगा है। प्रायर टू मोनोपोलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री बोथ मार्केट्स वर्कड efficiently because product price ratio equaled the input price ratio। तो जब मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती थी, परफेक्ट कंपटीशन था, तो प्राइस ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय जो प्राइस ऑफ फूड है इट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फूड। तो सिंपल वर्ड्स में इनके प्राइस की रेशो और मार्जिनल कॉस्ट की रेशो बराबर होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नाउ दैट द क्लोथिंग इंडस्ट्री इज मोनोपोलाइज्ड, क्योंकि क्लोथिंग इंडस्ट्री में मोनोपोली आ गई है, द रिलेटिव प्राइस इज नो मोर इक्वल टू द रिलेटिव फैक्टर प्राइस। तो ये जो प्राइस की रेशो है ये ज़्यादा हो जाएगी और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस ऑफ क्लोथिंग बढ़ जाएगी ना, और यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग कम हो जाएगी। तो कहने की बात ये कि जो इनकी रेशो है अब ये इक्वल नहीं रहेगी। द चेंज इन द रिलेटिव रेशो डिस्टॉर्ट्स द प्राइस मिक्स दाउ इट मे नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज एंड इन इनपुट कॉम्बिनेशन। तो रिलेटिव प्राइस रेशो तो डिस्टॉर्ट होगी, हालांकि इक्विलिब्रियम तो उसी तरीके से चलता रहेगा, मगर इस रेशो के डिस्टॉर्ट होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और रिसोर्स एलोकेशन ख़राब हो जाती है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज कंज्यूमर एडजस्ट देयर कंजम्पशन पैटर्न सो दैट MRSXY ऑफ A इज इक्वल्स टू MRSXY ऑफ B। वो अपनी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए अपनी कंजम्पशन तो एडजस्ट कर देंगे। एंड इनपुट कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज लेबर एंड capital prices are given and firms employ factors that फर्म कहाँ पे काम करेगी, जहाँ पे उसका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल इज इक्वल्स टू W बाई R। W मतलब वेजेस और R मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं कैपिटल के। ठीक है, तो वो भी अपना इक्विलिब्रियम देखेंगे, मगर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो रिसोर्स एलोकेशन ख़राब हो चुका होगा। हाउएवर सिंस क्लोथिंग इंडस्ट्री इज़ मोनोपोलाइज्ड एंड प्रॉफिट maximizing monopoly output is less than competitive output, some factors are spared which are transferred to food industry। तो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फूड इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेट अस सपोज दैट प्रायर टू मोनोपोलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वाज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट A। तो A पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, दोनों के दोनों जो सेक्टर्स हैं, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये PF पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट भी है A पे, तो ध्यान रखना, आप थोड़ा डायग्राम का पॉज करके साथ के साथ लिखते रहना ताकि आपको समझ आ जाए। एज शोन इन द गिवन फिगर द रिलेटिव प्राइस लाइन PP डैश, ये वाली लाइन PP डैश, ठीक है, इज टेंजेंट टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PF एट पॉइंट A। तो A पॉइंट पे टेंजेंट है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, देयरफॉर एट पॉइंट A, इस पॉइंट पे प्राइस ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फूड इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब इस पॉइंट पे ये जो प्राइस की रेशियो है दोनों गुड्स की और मार्जिनल कॉस्ट की, और ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या PPC जो भी आप इसको कहते हो, इसकी जो स्लोप्स हैं ये बराबर हैं A पॉइंट पे। आफ्टर मोनोपोलाइजेशन, अगर मोनोपोली हो गई क्लोथिंग इंडस्ट्री में, हाउएवर जो ये रेशियो है ये चेंज हो जाएगी। तो price of cloth divided by price of food is greater than marginal cost of cloth divided by marginal cost of food. The relative factor price line PP dash shifts to JJ dash and the new equilibrium is reached at point B। तो जैसे ही मोनोपोली हो जाएगी ये यहाँ पे JJ dash पे शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम B पे आ जाएगा। इससे पता लगता है कि फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन बढ़ा दी है और क्लोथिंग की प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दी है। ठीक है, Note that at point B, the slope of factor price line changes
line JJ dash which is steeper than the PP dash। तो ये जो JJ dash है ये steeper मतलब जल्दी गिर रही है, इसकी स्लोप ज़्यादा है और इसकी स्लोप कम है। समझ की बात? With this change, the product price line changes and remains parallel to the factor price line J dash and या J1 कुछ भी बोल सकते हो, and the consumers are in equilibrium at point C। तो अब कंज्यूमर ये जो है C पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो कंजम्पशन है कंज्यूमर्स ने उसी हिसाब से चेंज कर ली। ठीक है, तो अब ये वाली और ये वाली टेंजेंट आपस में जो स्लोप्स हैं वो बराबर हो रही हैं। समझ की बात? टेंजेंट नहीं, बराबर हो रही हैं स्लोप्स। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट चेंज इन रिलेटिव प्राइस हैज़ चेंज द प्रोडक्ट मिक्स। तो रिलेटिव प्राइस के चेंज होने से, मोनोपोली होने की वजह से, क्लोथ के प्राइस के चेंज होने से जो प्रोडक्ट मिक्स है उसी में चेंज आ गया। प्रायर टू द मोनोपलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड OF1 ऑफ फूड एंड OC2 ऑफ क्लोथिंग। तो ये फूड बन रहा था और OC2 क्लोथिंग बन रही थी। अब जो है फूड इतना बन रहा है, क्लोथिंग इतनी बन रही है, तो वो चेंज हो गया ना प्रोडक्ट मिक्स। आफ्टर मोनोपलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ clothing decreases from OC2 to OC1 and food production increases from OF1 to OF2, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया। Now product mix combines OF2 of food and OC1 of clothing। फिर से वही बात थोड़ा घुमा फिरा के लिख दी, क्योंकि पेज भी तो भरने हैं ना, पेज भरोगे तो भी तो नंबर मिलने ना। This means a larger production of food and a smaller production of clothing than their competitive levels of output। जो उनके competitive level से उनसे जो प्रोडक्शन है वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ठीक है, This is how monopoly powers cause market failures in respect of resource allocation। तो monopoly power के आने की वजह से resource allocation ऊपर नीचे हो जाते हैं और जो क्वांटिटी बन रही है वो ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है इम्परफेक्ट मार्केट इम्परफेक्शंस, या फिर आप सीधा ये भी लिख सकते थे मार्केट इम्परफेक्शंस या मार्केट नॉलेज नहीं है, इस टाइप का भी पॉइंट ये बन सकता है। ठीक है, वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस ऑफ मार्केट सिस्टम टू वर्क एफिशिएंटली इज़ परफेक्ट नॉलेज। तो हमें परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट नॉलेज होती है। फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर्स रिक्वायर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयर क्वालिटी। तो अगर अच्छे से वेलफेयर करनी है बंदों की और प्रेटो ऑप्टिमैलिटी करनी है, तो कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को सबको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए प्राइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग और क्वांटिटी कितनी बनानी है उसके रिगार्डिंग। प्रोड्यूसर्स नीड टू हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट साइज, demand for the products and availability of inputs, their prices and productivity, their cost conditions and so on। तो जैसे कंज्यूमर्स को प्राइस एंड क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि मार्केट में कितना बिकेगा, किस क्वालिटी का सामान बेचना है, कितने कॉस्ट लगेगी इनपुट्स की, रॉ मटेरियल का खर्चा क्या है, वगैरह वगैरह, उसे भी सब कुछ पता होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एंड रिलायबल information about the market, neither consumers nor producers can optimize resource allocation या optimize the allocation of resources। तो अगर absence होगी perfect knowledge की, तो ना ही consumer ना ही producer अपने resources को fully allocate या इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे से। For lack of complete and correct information, consumers may spend more on same goods and less on others than they need to, and producers may produce some goods in excess of demand and some goods much less than prevailing demand, and workers may not be able to find the right price and right place of their employment। तो सिंपल वर्ड्स में अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो कंज्यूमर को जो खरीदना वो तो खरीदेगा नहीं, कुछ और ही खरीद के बैठ जाएगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर को जो बनाना था वो तो बनाएगा नहीं, वो कम बनाएगा, और जो नहीं बनाना था वो बहुत ज़्यादा बना देगा। एंड फाइनली वर्कर्स को पता ही नहीं होगा कहाँ पे कौन कौन सी नौकरियाँ हैं, तो कहाँ जाके करनी है उनको कुछ पता नहीं है। समझिए बात, तो तीनों खज्जल ख्वार हो जाएंगे। इन जनरल मार्केट सिस्टम वर्क्स विद इम्परफेक्ट नॉलेज या इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। असल ज़िंदगी में जो मार्केट सिस्टम्स होते हैं उसमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, इनकम्प्लीट नॉलेज होती है या इनएक्यूरेट या इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। द मेजर sources of information regarding market price of consumer goods are retailers, friends, neighbors and relatives and न्यूज़ मीडिया। अगर हमें ये पता लगाना है कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में बीइंग कंज्यूमर, तो हमें कौन बताता है? या तो टीवी बताता है, या तो दुकानदार बताता है, या रिश्तेदार बताते हैं, या फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं। ऑल दीज सोर्सेज प्रोड्यूस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सारे बंदे हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई कहता है मैंने तो ये इतने की खरीदी, दूसरा कहता है मैंने तो इतनी की खरीदी, तीसरा कहता है फलां जगह डिस्काउंट लगा मैंने इतने की खरीदी। बिसाइड्स ऑलमोस्ट ऑल प्राइजेज आर नेगोशिएबल। तो सारे के सारे प्राइजेस भी नेगोशिएबल होती हैं ताकि हम बार्गेनिंग करके कम कर सकें। व्हाट कंज्यूमर्स पे डिपेंड
ऑन देयर बार्गेनिंग पावर। कंज्यूमर्स क्या पे करते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी बार्गेनिंग पावर पे। तभी तो आप एक दुकान पे जाते हो, आप कहते हो फलां दुकान पे तो मेरे को सस्ता मिल रहा है। दिस कॉजेज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द प्राइजेस। इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो अनसर्टेन होते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं लगते कितने हैं। एज रिगार्ड्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखें तो वो भी अनसर्टेन है। प्रोड्यूसर्स आर supposed to have full knowledge about the quality of the product, though not necessarily where लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में बन रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को भी पता नहीं लगेगा कि कौन सी क्वालिटी का सामान बन रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं रहेगा। छोटा माल ही तो बनाना है, छोटी क्वांटिटी का माल बनाना है, तो फिर इतना ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं रहती। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स आर डिटर्मिन्ड बाय डिज़ाइनर्स। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। क्वालिटी of the product is controlled by quality control departments, all with their own limitations and intentions। हर एक काम प्रोडक्शन में अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्वालिटी का माल क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो रहा है, इनपुट्स अलग तरीके से आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, इस पे भी क्वेश्चन मार्क होता है। द क्वालिटी दैट इज़ प्रोजेक्टेड इन द मार्केट थ्रू एडवर्टाइजमेंट मीडिया इज़ नॉट व्हाट इज एक्चुअली इट इज़ हाईली एग्जैजरेटेड। जो भी आपको टीवी में दिखाते हैं कि 4 दिन में क्रीम लगाओगे गोरे हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, शूज़ पहन के आप भागोगे तो आप मिल्खा सिंह बन जाओगे, या फिर वो क्या कहते हैं जो वर्ल्ड चैम्पियन है वो बन जाओगे, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। जब आप असल में सामान लेके आते हो आप कहते हो ला इससे तो ये हो गया, ठीक है ना। तो जो एग्जैजरेट करते हैं उस टाइप से तो होता नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, कंज्यूमर्स आर मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर्स को मशहूरियाँ दे दे के, एडवर्टाइजमेंट दे दे के उसको प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो ख़रीद ले, और जब वो लेके आता है तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। Things are much worse in countries like India या developing countries या underdeveloped countries because of proliferation of duplicate and imitated products या imitated goods called locals। तो developing countries या underdeveloped countries में और ज़्यादा परेशानी है। रीज़न बीइंग वहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। आप दवाई लेने जाओ, आपको ये नहीं पता कि दवाई डुप्लीकेट है या असली है, आप खाते हो आपके तो बुखार ही नहीं उतरा। You name any consumer good, whether in high price range goods or as computers or low price electronic goods, there is indistinguishable duplicates which are available in the Indian consumer markets। तो जब आप मार्केट में जाओगे, चाहे महंगी से महंगी चीज़ है, सस्ती से सस्ती चीज़ है, उसके डुप्लीकेट बने हुए हैं। ठीक है, there is virtually no और लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी। तो उन डुप्लीकेट्स की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, वो तो आपको ख़रीद के ही पता लगता है जब आप इस्तेमाल करते हो। अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस विद कंज्यूमर कोर्ट्स इज़ वन ऑफ द एविडेंस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर की जो फोरम्स हैं, कंज्यूमर की जो कोर्ट्स हैं, उनके अंदर हज़ारों लाखों केसेस पड़े हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई कंज्यूमर का बैंड बजा दिया और कंज्यूमर को नकली सामान बेच दिया। Under these conditions, market cannot work efficiently। इन सिचुएशंस में जब कंज्यूमर ही खुश नहीं है, कंज्यूमर को जो सामान आपने बेचा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, उसे इम्परफेक्ट नॉलेज है, तो उस तरीके से फिर एफिशिएंटली मार्केट वर्क कर ही नहीं सकती। वी नो दैट मार्केट्स आर वर्किंग एंड पीपल आर गेटिंग वट एवर दे वॉन्ट, बट नीदर प्रोडक्शन नॉर कंजम्पशन इज़ एफिशिएंट। हमें पता है कि सामान फिर भी बिकता रहता है और लोग फिर भी खरीदेंगे सामान, मगर हम ये कहेंगे कि जो वर्किंग ऑफ मार्केट्स है वो एफिशिएंट नहीं है। दिस इज़ फेलियर ऑफ मार्केट्स कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट मार्केट इम्परफेक्शंस इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होगा, इम्परफेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे मैं इम्परफेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन की हेडिंग बनाता हूँ, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है मुझे। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि कर्सिव मत लिखो, तो उसके चक्कर में मैंने अपनी हैंड राइटिंग ही चेंज कर ली है। पहले तो बहुत सारी कर्सिव होती थी, अब इतनी कर्सिव नहीं रही है, ताकि वर्ड्स जो हैं वो उनकी क्लैरिटी आ जाए। तो थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की एग्जिस्टेंस होना भी एक वजह होगी जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होगी। कैसे, उसको मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है ताकि ये अलग से पॉइंट आए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। While market system does work though inefficiently in providing the private goods, it fails altogether in making
एंड एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। हम हालांकि हमें ये पता है कि मार्केट प्राइवेट गुड्स को तो अच्छे तरीके से सर्व कर नहीं पा रही है, उस केस में तो मार्केट फेलियर हो ही जा रहे हैं, बल्कि पब्लिक गुड्स है उसके केस में तो 100% हो जाता है। कैसे? अ प्योर पब्लिक गुड इज डिफाइंड एज वन विच is consumed jointly by all the members of the society, even if it is produced by an individual, and no one can be excluded from its consumption even if one does not pay for the good। तो प्योर पब्लिक गुड वो गुड है जिसकी जॉइंट कंजम्पशन होती है और सब कंज्यूम करते हैं, चाहे कोई पैसा दे चाहे कोई पैसा ना दे। एग्जाम्पल डिफेंस, मैं अगर टैक्स देता हूँ मगर कोई और बंदा टैक्स नहीं देता तो उसको भी तो डिफेंस की सर्विसेज मिल ही रही है ना, हमारे कंट्री पे कोई हमला तो नहीं कर रहा। समझ की बात? इस टाइप की चीज़ें इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, फ्लड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स एंड पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर आर सम क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। चाहे कोई पैसा दे चाहे कोई पैसा ना दे, जॉइंट कंजम्पशन होती है और किसी को हम एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। मार्केट फेल्स इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक इन टाइप के गुड्स में मार्केट फेल कर जाती है क्योंकि प्राइवेट बंदा जो पैसे नहीं देंगे उनसे तो निकलवा ही नहीं सकेगा पैसे, ठीक है ना। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मार्केट फेलियर ड्यू टू नॉन राइवल कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। Due to non-rivalry in consumption, consumers of a pure public good have no reason for revealing their preference or willingness to pay for the good। क्योंकि नॉन राइवलरी है, राइवलरी नहीं है कि भाई कोई राइवलरी का मतलब क्या होता है। एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो अगर मैंने कोई प्राइवेट गुड खाया तो वो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, तो कई लोग खा पाएंगे दूसरे लोग नहीं खा पाएंगे। समझ की बात? तो इस टाइप की राइवलरी पब्लिक गुड में नहीं होती। समझ की बात? मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो कोई और भी सड़क पे चल रहा है, मैं रोक तो सकूंगा नहीं, ठीक है। नोबडी इज विलिंग टू पे फॉर द कमोडिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो लोग पैसे क्यों देंगे? अंडर दीज कंडीशंस द मार्केट सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस नेसेसरी सिग्नल्स फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर्स टू डिटरमिन द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस टू बी चार्ज्ड। तो जब बिना पैसे दिए ही लोग सर्विसेज का फ़ायदा उठा लेंगे तो प्रोड्यूसर को क्या सपना आ रहा है कि मैं कितना माल बनाऊं, कितनी क्वांटिटी बनाऊं और कितना प्राइस रखूं, क्योंकि लोग तो प्राइस देंगे नहीं। कुछ लोग दे देंगे, बाकी तो देंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली, या कोई भी सिटी का एग्जांपल ले लो, निक नेम्ड एज गैस चैम्बर, तो दिल्ली को गैस चैम्बर भी कहा जाता है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फील द अर्जेंसी ऑफ चेकिंग एयर पोल्यूशन, सबको लगा कि भाई अब एयर पोल्यूशन को चेक करने का टाइम आ गया है। बट नो बडी वुड बी विलिंग टू पे द कॉस्ट ऑन हिज और हर ओन बिकॉज once air pollution is controlled it is freely available to all the residents। कौन पैसे खर्चेगा एयर पोल्यूशन के लिए? क्योंकि एयर पोल्यूशन एक बार कंट्रोल कर लिया तो वो चीज़ तो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए। बिसाइड्स देयर इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन डिटर्मिनिंग द एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ अ पब्लिक गुड। तो दूसरी बात ये रहेगी कि ये पब्लिक गुड की एफिशिएंट प्रोडक्शन कैसे की जाए, ये भी क्वेश्चन मार्क है। एफिशिएंट प्रोडक्शन रिक्वायर्स कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए। इफ़ अ प्योर पब्लिक गुड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एफिशिएंटली by the market system, this condition has to be fulfilled। अगर हमें प्योर पब्लिक गुड को मार्केट सिस्टम के अंडर बनाना है तो MC इज इक्वल टू MR और MC MR में इक्वालिटी लानी पड़ेगी, बट इस सिस्टम को फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा इन केस ऑफ पब्लिक गुड। बट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडमिटिंग एन एडिशनल कंज्यूमर गुड इज़ ज़ीरो। आपको पता है ना कि कंज्यूमर गुड्स में अगर हम पब्लिक गुड में एक आधा कंज्यूमर ऐड भी कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट तो ज़ीरो हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट पड़ेगी नहीं। एग्जांपल के तौर पे सड़क बनाई है 1 लाख बंदों के लिए, ठीक है, और अगर उसमें 1,05,000 बंदे भी हो जाते हैं तो सड़क की कॉस्ट तो उतनी की उतनी रहेगी, तो मार्जिनल कॉस्ट तो कोई चेंज नहीं ना होगी, ठीक है। देयरफॉर एक्सक्लूडिंग अ कंज्यूमर by some mechanism or charging him or her a price would be neither socially desirable nor ethical, not even efficient। तो जो भी फालतू के बंदे ऐड ऑन हो रहे हैं उनसे फालतू पैसा चार्ज करना अनएथिकल भी होगा और एफिशिएंट भी नहीं रहेगा और डिज़ायरेबल भी नहीं होगा। However, where producing an additional unit of a pure public good does not involve additional cost, the cost of producing has to be recovered। तो कम से कम जो कॉस्टिंग लगी है उसको तो रिकवर करना ही है, एडिशनल कॉस्ट तो नहीं है, मगर जो कॉस्टिंग खर्च हुई है उस पब्लिक गुड पे इवन वो रिकवर करनी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन some new families settle
in the catchment area of a TV tower, no additional cost will be required, that is marginal cost is zero. अगर जो कहीं टीवी टावर लगा हुआ है या कहीं एंटीनाज वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे 2-4 फैमिलीज बसा ली तो उनको फ्री में टीवी के सिग्नल मिल गए, तो उनकी तो कोई कॉस्टिंग बढ़ नहीं ना रही. देयरफॉर नो प्राइस इज चार्जेबल. तो नया प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? बट इफ catchment area has itself to be extended, it will involve additional cost. तो अगर उस एरिया को बढ़ाना है तो आपकी कॉस्टिंग तो लगेगी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन होगी या कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी. तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज whom टू चार्ज एंड व्हाट प्राइस टू चार्ज. तो अब जो फालतू के जो बंदे आ रहे हैं, एक लिमिट तक आ रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं. अगर उस लिमिट से ज़्यादा आ रहे हैं बंदे वहाँ पे, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी. अब वो किससे चार्ज करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. सिंस एक्सक्लूजन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, उन लोगों को एक्सक्लूड तो कर नहीं सकते. कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, कॉस्ट को रिकवर नहीं किया जाएगा. दैट इज़ वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज़ जीरो और मार्जिनल कॉस्ट MC is also equal to 0 और MC is equal to MR equal to 0, the market system cannot work. तो मार्केट सिस्टम जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्टिंग जीरो होती है, वहाँ पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी एडिशनल बंदे लगते हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो तो हो ही नहीं रही. तो प्राइस कैसे डिटरमिन करें, क्वांटिटी कैसे डिटरमिन करें? तो मार्केट को डिटरमिन करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए एफिशिएंटली प्राइस एंड आउटपुट का पता होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसी के अंदर, मार्केट फेलियर ड्यू टू नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ घुमा फिरा के दोबारा. तो मार्केट सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, दैट इज दोज who do not pay for the commodity are excluded from its consumption. मार्केट सिस्टम इस चीज़ पे काम करता है कि वो बंदे जो नहीं पे करेंगे वो बाहर रखे जाएंगे, उनको कंजम्पशन नहीं करवाई जाएगी, और जो क्या कहते हैं पैसे देंगे उन्हीं को कंजम्पशन करवाई जाएगी, उन्हीं को गुड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डू नॉट पे your telephone bill, your bill is disconnected. If you do not pay your electricity bill, your electricity supply line is disconnected, and so on. जो आप पैसे दे रहे हो वही आपको फैसिलिटी मिलेगी. This principle allows the producers to produce only for those consumers या those who are willing to pay for a good and to charge a price which covers their cost and profits. तो सिंपल वर्ड्स में ये प्रिंसिपल की वजह से ही प्रोड्यूसर्स उन्हीं के लिए सामान बनाते हैं जो उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे, जो उनको पैसा देंगे. मुफ्तखोर जिनको फ्री राइडर्स कहते हैं उनके लिए तो बनाएंगे नहीं, तो उसी के हिसाब से वो प्राइस भी तय करेंगे और क्वांटिटी भी तय करेंगे. वेयर दिस रूल ब्रेक्स डाउन, मार्केट सिस्टम ब्रेक्स डाउन. जहाँ पे ये रूल ब्रेक डाउन कर जाता है वहाँ पे मार्केट सिस्टम खत्म हो जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट सिस्टम फेल्स टू वर्क वेयर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड. जहाँ पे हम वो बंदे जो मुफ्तखोर हैं, जो पैसे नहीं दे रहे, उनको एक्सक्लूड ना करें, वहाँ पे ये सिस्टम फेल कर जाता है. इन केस ऑफ मोस्ट pure public goods, application of exclusion principle is simply not feasible, and where it is, the cost of exclusion may be prohibitive. ज़्यादातर जो प्योर पब्लिक गुड्स हैं उसमें ये देखा गया है कि हम जो एक्स्ट्रा बंदे हैं जो पैसे नहीं दे रहे उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और अगर उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उनकी कॉस्टिंग इतनी लग रही है कि हमारी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल, गिवन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो सिटीजन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स आर national defense, pollution control of epidemics, law and order system or internal security system, etc. even if one does not pay for them. अगर आप डिफेंस के लिए नहीं भी देते तो कौन सा आपको डिफेंस नहीं मिल रहा, आपको एक्सक्लूड थोड़ा ना करेंगे. ऐसा थोड़ा ना होगा कि बाहर से कोई हमला हो गया तो सिर्फ आपके घर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा और बाकी सबके घर को किया जाएगा. तो आपको तो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो प्योर पब्लिक गुड पे अप्लाई होता ही नहीं है. तो इस केस में मार्केट फेल कर जाती है. इन केस ऑफ सम पब्लिक गुड्स, दैट इज टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, वन मे थिंक ऑफ devising a jamming device to prevent non-paying users from the use of these services, but cost of exclusion may prove prohibitive. कुछ केसेस में सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है कि जैसे पहले हम छोटे होते थे तो सिर्फ एंटीनास लगा के हम टीवी देख पाते थे. केबल सर्विसेज छोटे होते तो बहुत कम होती थी, और जैसे जैसे बड़े हुए केबल सर्विसेज आ गई, तो उस केस में सरकार अगर हमारे एंटीना पे या फिर कई जगह पे जैमिंग डिवाइस लगा दे कि भाई जो जो पैसे पे कर रहे हैं वही देखेंगे, दिल्ली दूरदर्शन या कोई इस टाइप के टीवी जो फ्री में अवेलेबल है, और बाकी नहीं देखेंगे, तो सरकार को जैमर लगाने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि सरकार का स्यापा हो जाएगा. तो इसलिए सरकार छोड़ेगी, छोड़ो यार ऐसे क्या काम करने. तो इस केस में भी मार्केट फेलियर हो जाता है जब आप किसी फ्री राइडर को रोक ही नहीं पाओगे वो चीज़ को इस्तेमाल करने में. थर्ड आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर्स. तो ये सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड है. फ्री राइडर्स वो बंदे जो मुफ्त में जो सर्विसेज हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है. अनदर फैक्टर विच कॉजेज मार्केट फेलियर
is in case of public goods is the problem of liars or free riders. या liars या free riders. Liars are those who are given the opportunity do not reveal their preferences honestly और करेक्टली फॉर अ पब्लिक गुड. अगर उनको कहा जाए कि तुम कितना पब्लिक गुड कंज्यूम करते हो तो वो अच्छे से नहीं बताएंगे कि हम कितना पब्लिक गुड कंज्यूम करते हैं. उनको लगता है क्या पता हमसे चार्ज ही ना करना शुरू कर दें. फ्री राइडर्स आर दोज who take the benefit of a good or service but do not pay for it even though they are supposed or required to pay voluntarily or otherwise, that is travelers without ticket and beneficiaries of pollution control. सिंपल वर्ड्स में फ्री राइडर्स वो बंदे हैं जो मतलब बिना पैसे दिए फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं. मान लो आप बस पे चढ़ गए और आपके पास टिकट नहीं है तो आप उसको फ्री राइडर कहोगे, ठीक है. हालांकि चालान भी हो जाता है आजकल, पकड़ के फ़ाइन भी लग जाता है, मगर बंदा कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, जहाँ ले चलना है ले चलो, तो फिर उतार ही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस से. और पोल्यूशन कंट्रोल कि अगर हमारी सिटी में पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए या जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल अच्छे से हो जाए तो उस पोल्यूशन कंट्रोल में जिन बंदों ने पैसे खर्च किए हैं, ईवीज़ खरीदी या कुछ किए, उनको तो कॉस्टिंग पड़ेगी, मगर जिन्होंने नहीं किए उनको भी मुफ्त में सर्विसेज मिल जाएंगी, ठीक है. टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फर्दर, लेट अस सपोज दैट पीपल लिविंग ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर आर आस्क्ड टू रिवील देयर प्रेफरेंस फॉर द एम्बैंकमेंट along the river to protect them from floods. And B, whether they are willing to pay for it voluntarily. उनसे ये पूछा कि अगर यमुना में फ्लड आ गया तो तुम क्या करोगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, और क्या अगर सरकार कुछ करती है तो जैसे सीमेंट वगैरह लगाती है, पत्थर पुत्थर लगाती है, कुछ भी लगाती है फ्लड्स को बचाने के लिए, क्या तुम कुछ पैसे खर्चने को तैयार होगे. उन लोगों से ये पूछा गया. व्हाट वुड हैपन जनरली, पीपल वुड रिवील अ हाई प्रेफरेंस फॉर द एम्बैंकमेंट. तो वो कहेंगे कि एम्बैंकमेंट बना दो भाई ताकि फ्लड्स वगैरह ना आए, बट शुरू कौन करेगा ये नहीं पता, ठीक है. बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट के कौन पैसे भरेगा इसके लिए, मैनी वुड अंडरस्टेट देयर प्रेफरेंसेस. हर एक बंदा ये कहेगा चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, बनाओ कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, अपनी प्रेफरेंस को बताएंगे ही नहीं. दे आर द लायर्स. वो क्या है लायर्स, मतलब वो बंदे जो अपनी प्रेफरेंस को बताएंगे नहीं कि हम कितना प्रेफर करते हैं, कितनी क्वांटिटी या क्या, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि क्या प्राइस पे करेंगे और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे. लेट अस सपोज दैट द एम्बैंकमेंट इज कंस्ट्रक्टेड एक्सपेक्टिंग कॉस्ट टू बी रिकवर्ड थ्रू द वॉलंटरी पेमेंट. सरकार ने बना दी, खर्चा कर दिया और अब बाढ़ के चांसेस कम हो जाएंगे और रिवर को अच्छे तरीके से कवर कर दिया ताकि वो ओवर फ्लड करके लोगों के घरों में ना जाए और बाढ़ वगैरह या फ्लड्स वगैरह ना आए. तो अब सरकार का खर्चा तो हो गया है, ठीक है. तो अब सरकार देगी कि चलो तुम मुझे वॉलंटरीली कितना पैसा देते हो, विलेजर से पूछेगी. सिंस पेमेंट इज़ वॉलंटरी, पेमेंट तो वॉलंटरी है, मैनी वुड नॉट मेक पेमेंट बट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द एम्बैंकमेंट. तो वो पेमेंट तो देंगे नहीं क्योंकि सरकार ने तो बना लिया अपनी जेब से, ठीक है, और पेमेंट भी नहीं देंगे और वो फ्री की सर्विसेज भी, मतलब अब उनको फ़ायदा भी हो गया कि अब फ्लड्स वगैरह आएंगे तो कंट्रोल हो जाएंगे. तो ऐसे लोगों को फ्री राइडर्स कहा जाता है. नाउ लेट अस लुक एट हाउ लायर्स एंड फ्री राइडर्स कॉज मार्केट फेलियर. इनकी वजह से मार्केट फेलियर कैसे होता है. व्हेन अंडरस्टेटेड प्रेफरेंसेस एंड वॉलंटरी पेमेंट ऑफर्स आर एडेड अप, दिस वुड गिव अंडर एस्टिमेट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स. इनकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो अंडर एस्टिमेटेड होती है. असल में तो फ्री राइडर के आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, मगर अगर फ्री राइडर्स को हम नहीं ले रहे, हमें पता ही नहीं लग रहा क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंस नहीं बता रहे, लायर्स वगैरह, तो उस केस में क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो अंडर एस्टिमेटेड होगी. इफ़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज़ मच हायर देन द सम ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, दैट इज़ एम्बैंकमेंट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड एट ऑल. वो कहेंगे खर्चा ही इतना हो रहा है, हमें तो पैसे आने ही नहीं, तो हम बनाएं क्यों यमुना के किनारे, रिवर के किनारे. एंड इनएफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड इज़ प्रोवाइडेड. या फिर ऐसा होगा कि सरकार को पता है कि भाई इतना पैसा तो मुझे मिलना नहीं है, ना ही लोगों ने कुछ प्रोवाइड करनी है हेल्प, तो मैं ऐसे करती हूँ छोटा मोटा कोई काम कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत तो चल जाए, जब फ्लड आएगा तब की तब देखी जाएगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी. इन ईदर केसेस मार्केट सिस्टम फेल्स टू वर्क एफिशिएंटली. तो मार्केट सिस्टम तो फेल हो जाएगा, उसे पता है कि भाई पैसे नहीं मिलने, जब पैसे नहीं मिलने तो काम क्यों करें. समझ के बात. नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नैलिटीज़ एंड मार्केट फेलियर. ये लास्ट पॉइंट है. Another reason
for market failure is the existence of externalities in both production and consumption. Externalities का मतलब होता है किसी और की प्रोडक्शन या कंजम्पशन से हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव असर होना, ठीक है। उसकी वजह से जो परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिस वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू द कॉस्ट people have to pay and benefits they enjoy due to production and consumption by others. किसी और की वजह से हमें फ़ायदा होना या नुकसान होना, या कॉस्टिंग पड़ना या बेनिफिट्स होना। For example, air pollution caused by industrial units located inside the city and millions of cars running on the roads cause health problems like breathing problem, asthma, lung infection, etc. to all the cases of negative externalities. जब एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, प्रोडक्शन तो कोई और कर रहा है, पैसे तो कोई और कमा रहा है, धुआं सूंघ के हम बीमार हो रहे हैं, और कार तो कोई और चला रहा है मगर धुआं सूंघ के हम बीमार हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल कॉस्ट्स टू द सोसाइटी। इसको एक्सटर्नल कॉस्ट या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी कहते हैं। देयर आर positive externalities also. कैसे? For example, private cost of immunization against the contagious diseases, जैसे कोरोना के टाइम पे टीके वगैरह लगा दिए, and car owners getting their cars regularly checked for pollution and benefit the people who डू नॉट पे फॉर इट। सिंपल वर्ड्स में, अगर कार वाले अपनी रेगुलर सर्विस करते रहेंगे, पोल्यूशन कम निकालेंगे, ये भी एक पॉजिटिव धुआं कम देगा। या फिर कोई कोरोना वगैरह फैल गया, कोई बीमारी फैल गई, उसकी वजह से टीके वगैरह लगाए तो सब सेफ हो गए। समझ की बात? सच बेनिफिट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। एक्सटर्नल कॉस्ट्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर टुगेदर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज़ और स्पिल ओवर्स। तो अगर एक्सटर्नैलिटीज़ को मिलाएं तो इनको स्पिल ओवर्स कहा जा सकता है, या एक्सटर्नैलिटीज़ कहा जा सकता है, जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गई। Market system fails to work efficiently where externalities exist because private entrepreneurs take into account only private explicit costs and there is no way to compensate the losers and to charge the gainers. Simple words में जो मार्केट सिस्टम है वो फेल कर जाता है, एफिशिएंटली काम नहीं करता एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सिर्फ अपनी कॉस्टिंग देखते हैं और अपनी प्रोडक्शन की वजह से किसी और को क्या लॉस हुआ है वो चीज़ वो कंसिडर नहीं करते। समझ की बात? एक्सटर्नैलिटीज़ लीड इन नॉन ऑप्शनल एलोकेशन, नॉन ऑप्टिमल, मैं ऑप्शनल बोल गया। एक्सटर्नैलिटीज़ लीड टू नॉन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज from social welfare point of view. That is, they create divergence between social and private cost and between social and private benefits. तो एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट जो अलग अलग हो जाती हैं। और अब आप खुद सोचो, वो कोई फैक्ट्री है, वो माल बना रही है, वो अपनी प्राइवेट कॉस्ट को तो कंसीडर करेगी, मगर जो धुएं की वजह से बाकियों को बीमार कर रही है, सोशल कॉस्ट को तो कंसीडर नहीं ना करेगी। तो इस हिसाब से जब सोशल कॉस्ट बीच में आ जाती है तो जो रिसोर्स एलोकेशन है वो उल्ट पुल्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर आ जाते हैं। द मार्केट सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू अकाउंट फॉर सच सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो उन सोशल कॉस्ट या उन सोशल बेनिफिट से जो उसको किस तरीके से कंपनसेट करना है वो चीज़ तो बताती नहीं है। ठीक है, अब फैक्ट्री वाले जिनको बीमार कर रहे हैं धुएं से, उनको पैसे थोड़ा ना देंगे जाके। ठीक है, देयरफॉर मार्केट फेल्स टू वर्क एफिशिएंटली। इस सिचुएशन में मार्केट जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसके ऊपर ये जो एक्सटर्नैलिटीज़ है इसके ऊपर मैंने अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज़ और मार्केट फेयर का अलग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।